आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी से जुड़े कुछ बहुत ही काम के नोट्स हैं। विषय है मापक यंत्र और पैमाने। ये एसएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। इन नोट्स में दिए गए हर एक तथ्य को, हर परिभाषा को और खास तौर पर उन पॉइंट्स को समझना है जो पिछले सालों के पेपर्स यानी PYQs में बार बार आए हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मापक यंत्र आखिर होता क्या है। देखिए, सीधी सी बात है। मापक यंत्र मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो टूल्स हैं जिनसे हम अपने आसपास की भौतिक राशियों को नापते हैं। कोई चीज कितनी लंबी है, कितनी भारी है या कितनी गर्म है, ये फिजिक्स की दुनिया को नंबरों में समझने का एक तरीका है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लंबाई से। नोट्स के हिसाब से लगता है कि ज्यादातर सवाल इसी हिस्से से बनते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए मुझे कुछ नापना है, तो सबसे बेसिक यंत्र क्या होगा? सबसे सीधा और सरल औजार है मीटर स्केल। ये वही स्केल है जो हम सबने स्कूल की लैब में इस्तेमाल किया है। सामान्य लंबाई नापने के लिए ये सबसे अच्छा है। इसकी एक सीमा है जिसे हम लीस्ट काउंट या अल्पमांक कहते हैं। लीस्ट काउंट? हाँ, मीटर स्केल के लिए ये 1 मिलीमीटर होता है। अच्छा, मतलब वो सबसे छोटी माप जो ये स्केल सही बता सकता है। 1 मिलीमीटर से छोटा कुछ नापना हो तो ये काम नहीं करेगा। एकदम सही पकड़ा। और यहीं पर हमारा दूसरा ज्यादा सटीक औजार काम आता है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर? हाँ, सोचिए आपको किसी पाइप का अंदरूनी या बाहरी व्यास नापना है या किसी छोटे से बर्तन की गहराई। वहां मीटर स्केल काम नहीं करेगा। वर्नियर कैलिपर खास इन्हीं कामों के लिए बना है। ओके। और इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, यानी ये मीटर स्केल से 10 गुना ज्यादा सटीक है। 10 गुना? ये तो काफी बड़ा जंप है। और परीक्षा के लिहाज से ये पाइप का आंतरिक व्यास वाला सवाल क्या सच में इतना आम है? ये तो परीक्षकों का पसंदीदा सवाल है, कह सकते हैं। जब भी आंतरिक व्यास या छोटी गहराई की बात आती है तो जवाब लगभग हमेशा वर्नियर कैलिपर ही होता है। अच्छा। अब सोचिए अगर हमें इससे भी ज्यादा सटीकता चाहिए हो। मान लीजिए आपको एक कागज की मोटाई नापनी है। एक कागज की मोटाई, उसके लिए तो वर्नियर कैलिपर भी शायद कम पड़ गया है। बिल्कुल। और वही हमारा तीसरा यंत्र है स्क्रू गेज, जिसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। जब हमें किसी पतले तार का व्यास या किसी पतली शीट की मोटाई मापनी हो तो स्क्रू गेज का इस्तेमाल होता है। इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। 0.01? हाँ, यानी ये वर्नियर कैलिपर से भी 10 गुना ज्यादा सटीक है। वाह! तो अगर शुद्धता यानी प्रिसिजन के नजरिए से देखें तो एक क्रम बन गया, मीटर स्केल, उससे बेहतर वर्नियर कैलिपर और सबसे बेहतर स्क्रू गेज। बिल्कुल। और आपने सबसे महत्वपूर्ण PYQ पॉइंट पकड़ लिया है। अच्छा। हाँ, अगर सवाल आता है कि इनमें से सबसे अधिक शुद्ध लंबाई मापक यंत्र कौन सा है, तो जवाब हमेशा स्क्रू गेज होगा। नोट्स में एक चौथे यंत्र स्फेरोमीटर का भी जिक्र है, जो किसी घुमावदार सतह जैसे लेंस की वक्रता को मापता है। ठीक है, लंबाई की बात तो समझ आ गई। अब आते हैं द्रव्यमान और समय पर। द्रव्यमान के लिए हमारे पास क्या है? द्रव्यमान के लिए मुख्य रूप से 2 यंत्र हैं। पहला है भौतिक तुला यानी बीम बैलेंस, ये वो पारंपरिक तराजू है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो आजकल हर जगह इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज्यादा संवेदनशील और सटीक होता है। जो हम लैब्स वगैरह में देखते हैं। हाँ, नोट्स में एक बहुत दिलचस्प लाइन लिखी है कि द्रव्यमान स्थान से स्वतंत्र होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूज करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि किसी चीज में पदार्थ की मात्रा यानी उसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, चाहे आप उसे पृथ्वी पर नापे या चांद पर। लेकिन चांद पर तो इंसान हल्का महसूस करता है ना? सही, क्योंकि जो बदलता है वो है भार यानी वेट। भार क्या है? द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का गुणा। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम है तो वहां भार कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा। अच्छा, तो भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं। ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब समय की बात करते हैं। सटीकता के मामले में यहाँ क्या क्रम है? समय के लिए भी सटीकता की एक सीढ़ी है। सबसे नीचे है हमारी साधारण घड़ी, उससे बेहतर है स्टॉप वॉच जो छोटे अंतराल नापती है। उससे भी ज्यादा सटीक है क्वार्ट्ज घड़ी। और इस सीढ़ी के टॉप पर है परमाणु घड़ी यानी एटॉमिक क्लॉक। परमाणु घड़, इसका नाम ही बहुत भारी लगता है। नोट्स में एक PYQ पॉइंट है कि समय की SI यूनिट सेकंड इसी पर आधारित है। ये कैसे काम करता है? ये कमाल की तकनीक है।
जो समय की अंतर्राष्ट्रीय इकाई सेकंड है उसे सीजियम 133 नाम के एक परमाणु के कंपन के आधार पर परिभाषित किया गया है। कंपन के आधार पर? हाँ, ये परमाणु एक सेकंड में 9 अरब 19 करोड़ से भी ज्यादा बार कंपन करता है। एक सेकंड में 9 अरब बार? बिल्कुल। और परमाणु घड़ियां इसी कंपन को गिनती हैं। इसीलिए इनमें गलती की गुंजाइश लगभग शून्य होती है। जीपीएस सैटेलाइट्स इसी पर निर्भर करते हैं। कमाल है। तो हमने आकार, वजन और समय को तो नाप लिया, लेकिन उन चीजों का क्या जो हम महसूस करते हैं, जैसे गर्मी या हवा का दबाव? उनके लिए भी खास औजार हैं। तापमान के लिए हमारे पास थर्मोमीटर है। पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो इंसान के शरीर का तापमान मापने के लिए बना है। इसकी रेंज बहुत सीमित होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो मतलब मैं इससे उबलते हुए पानी का तापमान नहीं माप सकता? नहीं, वो टूट जाएगा। उस काम के लिए है प्रयोगशाला थर्मामीटर। इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, जैसे -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक। और तीसरा है डिजिटल थर्मोमीटर, जो आजकल आम है। और वो एक फैक्ट जो हर परीक्षा में घूम फिर के आता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान। हाँ, ये जरूर याद रखना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही। और दबाव यानी प्रेशर के बारे में क्या? दबाव के लिए 2 मुख्य यंत्र हैं। पहला है बैरोमीटर, ये वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है। अच्छा, मौसम के पूर्वानुमान के लिए? हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है मैनोमीटर, ये किसी बंद बर्तन में गैस का दबाव मापता है, जैसे गाड़ी के टायर में हवा का प्रेशर। परीक्षा में सीधा सवाल आता है, वायुदाब मापने का यंत्र क्या है? जवाब है बैरोमीटर। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसे नोट्स में बहुत महत्वपूर्ण मार्क किया गया है, विद्युत और प्रकाश का मापन। यहाँ से सवाल तो पक्का आता होगा, है ना? बिल्कुल, ये सेक्शन बहुत स्कोरिंग है। विद्युत मापने के कह सकते हैं 4 हीरो हैं। पहला एमीटर, जो सर्किट में बह रही विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। एमीटर करंट के लिए, ठीक है। दूसरा वोल्ट मीटर, जो सर्किट के 2 बिंदुओं के बीच वोल्टेज या विभवांतर को मापता है। और बाकी 2, ओहम मीटर और गैल्वेनोमीटर। ओम मीटर किसी तार के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को मापता है, और गैल्वेनोमीटर एक जासूस की तरह है। ये बहुत हल्की सी करंट का भी पता लगा लेता है। नोट्स में इनके कनेक्शंस को लेके कुछ खास बातें लिखी हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, करंट एक पाइप में बहता हुआ पानी है। अगर आपको मापना है कि कितना पानी बह रहा है, तो आपको मीटर पाइप के रास्ते में ही लगाना पड़ेगा, ताकि सारा पानी उससे होकर गुजरे। सही बात है। इसी को श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन कहते हैं। एमीटर को हमेशा ऐसे ही जोड़ा जाता है। समझ गया, ताकि वो पूरी धारा को नाप सके। और वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर दबाव का अंतर मापता है। पानी के पाइप में आप प्रेशर का अंतर मापने के लिए मीटर को पाइप के 2 अलग-अलग बिंदुओं पर बाहर से लगाते हैं। इसी तरह वोल्ट मीटर को भी सर्किट में उन 2 बिंदुओं के समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये एनालॉजी शानदार थी, अब ये कभी नहीं भूलेगा। और प्रकाश के लिए? प्रकाश की तीव्रता के लिए फोटोमीटर और रोशनी के स्तर को मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग होता है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो इन सभी यंत्रों की मतलब एक तरह से आत्मा है, पैमाना यानी स्केल। हाँ, 3 तरह के पैमाने हैं। पहला है रेखीय पैमाना यानी लीनियर स्केल, जो मीटर स्केल पर होता है। दूसरा है वर्नियर पैमाना, जो वर्नियर कैलिपर में होता है। इसमें एक मुख्य स्केल के ऊपर एक छोटा खिसकने वाला स्केल होता है। और तीसरा वृत्तीय पैमाना, ये तो स्क्रू गेज में होता होगा, क्योंकि उसे घुमाना पड़ता है। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। वृत्तीय पैमाना यानी सर्कुलर स्केल स्क्रू गेज में होता है। ये भी एक सीधा सवाल बनता है। हमने शुरू में लीस्ट काउंट की बात की थी, और ये शब्द बार बार आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि लीस्ट काउंट ही किसी यंत्र की सटीकता की सीमा बताता है। परिभाषा सीधी है, किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी माप उसका लीस्ट काउंट है। अगर आपको 3 मुख्य लीस्ट काउंट याद हैं, तो कई सवाल हल हो जाएंगे। एक बार फिर से दोहराते हैं। जरूर। मीटर स्केल का 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर और स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। तो ये एक पैटर्न बन गया, जिसका लीस्ट काउंट जितना कम, वो यंत्र उतना ही ज्यादा सटीक। एग्जैक्टली। ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझने में मदद करता है कि किस काम के लिए कौन सा औजार चुनना है।
तो हमने बहुत सारे यंत्रों और कॉन्सेप्ट्स पर बात कर ली। अगर हम इन सबको समेटें तो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी वन लाइनर्स क्या होंगे? एक रैपिड फायर करते हैं। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे शुद्ध लंबाई मापने वाला यंत्र, स्क्रू गेज। वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। समय का सबसे सटीक मापन, परमाणु घड़ी। विद्युत धारा, एमीटर श्रेणी क्रम में। विभवांतर, वोल्टमीटर समांतर क्रम में। मानव शरीर का सामान्य तापमान, 37 डिग्री सेल्सियस। और पाइप का आंतरिक व्यास। वर्नियर कैलिपर। ये वो तथ्य हैं जो बिल्कुल याद होने चाहिए। तो इन नोट्स के आधार पर किसी भी परीक्षार्थी के लिए फाइनल तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, लीस्ट काउंट के मान रट लीजिए। दूसरा, यंत्र और उसके उपयोग की एक लिस्ट बनाकर उसे रोज देखिए। मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में ये बहुत काम आएगा। और तीसरा, ये समझिए कि इस टॉपिक से मुश्किल सवाल नहीं आते। ज्यादातर सवाल सीधे सीधे तथ्यों पर आधारित होते हैं। अगर आपके फैक्ट्स क्लियर हैं तो ये नंबर पक्के हैं। बहुत बढ़िया। तो आज हमने मापक यंत्रों और पैमानों से जुड़े लगभग हर उस जरूरी तथ्य को खंगाल लिया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमने हर यंत्र के उपयोग, उसके लीस्ट काउंट और परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के पैटर्न पर फोकस किया। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि आज हमने जिन भी उपकरणों की बात की वो सब स्थूल दुनिया यानी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को मापने के लिए है।